हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपने स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे, अपने एग्जाम के लिए मजबूती से प्रिपेयर हो रहे होंगे। आप सभी लोगों को अपने एग्जाम को इस तरीके से ट्रीट करना है कि आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा होने वाला है। उस समय को बस आपको बनाने के लिए आज जो है आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आज आपको मेहनत के साथ काम करना होगा, ठीक है। तो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर मनोज त्रिपाठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने फेवरेट एग्जाम कोच ऑफिशियल ऐप पर, जहां पर आप अपने एग्जाम के लिए सिस्टमेटिक और एग्जाम ओरिएंटेड सारी तैयारी कर रहे हैं। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, वो है अधातुएं, सॉरी वो क्या है, धातुएं हैं, ठीक है। धातुएं हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे धातुएं पढ़ेंगे यानी कि मेटल्स पढ़ेंगे। धातुएं पढ़ेंगे यानी कि हम लोग क्या कवर करेंगे, मेटल्स कवर करेंगे। मेटल्स के हम लोग क्या देखेंगे, मेटल्स के हम लोग भौतिक एवं रासायनिक गुण देखेंगे। इसी में ही हम लोग काफी चीजों को कवर कर लेंगे, मेटल्स, ठीक है। मेटल्स सबसे पहले, यदि हम लोग वनडे एग्जाम पर बात करें तो वनडे एग्जाम में मैक्सिमम फैक्ट पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, मैक्सिमम फैक्ट पूछे जाते हैं। तो यदि उन फैक्ट वो देखें तो आप सभी क्या करेंगे, नोट के फॉर्म में उन फैक्ट्स को याद रखेंगे। चाहे कितना भी समय कम हो, लेकिन उन नोट्स को जरूर आपको पढ़ना है, उन नोट्स को जरूर आपको देखना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि द्रव्य जो है उसको वर्गीकृत किया गया था तत्व, यौगिक और मिश्रण में, ठीक है। जब तत्व की बात आती है तो तत्व को रासायनिक गुणधर्म के आधार पर तत्व को डिवाइड किया जाता है तीन भागों में। कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। जरा देखिएगा, देखिएगा यहां पर, समझिएगा। तत्व के तत्व का वर्गीकरण, तत्व की बात कर रहे हैं, तत्व का वर्गीकरण। ये तत्व की बात करें तो तत्व को आप तीन भागों में डिवाइड करेंगे रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर ये जो वर्गीकरण है किस आधार पर है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर है। मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, कभी भी किसी चीज का कोई क्लासिफिकेशन होता है हमेशा उसमें क्या होता है, हमेशा उसमें एक निश्चित आधार होता है। यहाँ पर निश्चित आधार क्या है, रासायनिक गुणधर्म। यहाँ पर क्या है, निश्चित आधार रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, ठीक है ना, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। क्लियर हो रही है बात। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर जो तत्व है उनको हम लोग वर्गीकृत करते हैं। उनका वर्गीकरण करते हैं तीन भागों में। कितने भागों में वर्गीकरण करते हैं, तीन भागों में वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले आती हैं धातुएं, सबसे पहले क्या आती हैं, धातुएं, ठीक है ना। धातु में डिवाइड करते हैं मेटल्स, है ना, मेटल, ठीक है। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है अधातु। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है अधातु। अधातु को आप क्या कहते हैं, नॉन मेटल। अधातु को आप क्या कहते हैं, नॉन मेटल कह देते हैं, ठीक है। और इसके बाद तीसरा आता है, तीसरा, इसके बाद तीसरा आता है, तीसरा वो क्या होता है, उसके बाद फिर क्या आता है, उपधातु आता है। क्या आता है, उपधातु आता है। उपधातु को आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं नॉन मेटल। इस सॉरी 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 इसको आप क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। और यदि हम लोग संख्या पर जाएं, यदि हम लोग संख्या पर जाएं तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, सबसे ज़्यादा संख्या होती है धातुओं की। सबसे ज़्यादा संख्या में कौन है, धातुएं हैं। लगभग 91 के करीब क्या है, धातुएं हैं। अधातुओं की बात करें तो लगभग 20 के करीब क्या है, अधातुएं हैं। और उपधातुओं की बात करें तो उपधातुओं की संख्या कितनी है, 7। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सर्वाधिक संख्या किसकी है, धातुओं की है, और सबसे कम संख्या किसकी है, उपधातु की है। किसकी है, उपधातु की है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा एक चीज समझ लीजिएगा कि उपधातुओं को हम लोग अलग से पढ़ेंगे नहीं। हम लोग धातुओं को पढ़ेंगे, अधातुओं को पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग उपधातुओं को अलग से नहीं पढ़ने वाले हैं। उपधातुओं को हम लोग अलग से नहीं पढ़ने वाले हैं। तो उपधातुओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप देखिए यहाँ पर। उपधातुओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप देखिए यहाँ पर, कि जो उपधातुएं होती हैं ये क्या होती हैं। जो उपधातुएं होती हैं, जो उपधातुएं होती हैं ये क्या होती हैं, धातु एवं अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करती हैं। उपधातुएं क्या होती हैं, धातु एवं अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करती हैं। धातु एवं अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करने वाले जो तत्व हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आप उपधातु कहते हैं। उन्हें आप क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु
धातु एवं अधातु दोनों के गुणों को, धातु एवं अधातु दोनों के गुणों को, धातु एवं अधातु दोनों के गुणों को, दोनों के गुणों को, दोनों के गुणों को प्रदर्शित, दोनों के गुणों को प्रदर्शित, दोनों के गुणों को प्रदर्शित करने वाले तत्व, प्रदर्शित करने वाले तत्व, ठीक है। प्रदर्शित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? प्रदर्शित करने वाले तत्व कहलाते हैं आपके उपधातु। धातु एवं धातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? ये आप कहलाते हैं उपधातु। क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बच्चे? उपधातु कहलाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7 है। तो जरा नोट करके आप उपधातुओं के नाम लिख लेंगे। ये सारे के सारे जो हैं, जो आप 7 लिखेंगे, ये सारी की सारी क्या है? उपधातुएं हैं। सारी की सारी क्या है? उपधातुएं हैं। जरा नाम लिख लेंगे और इनको याद भी रखेंगे। नाम लिखने के साथ साथ इनको आपको याद भी रखना है। ऐसा नहीं केवल नाम लिख लेना है और फिर याद नहीं रखना है, ठीक है। इसमें नाम आता है किसका? सिलिकॉन का। किसका नाम आता है? सिलिकॉन का नाम आता है। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, फिर बोरॉन हो गया, बोरॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ठीक है। टेल्यूरियम हो गया, टेल्यूरियम, टेल्यूरियम हो गया, टेल्यूरियम, और फिर लास्ट में क्या होता है? पोलोनियम हो जाता है। लास्ट में क्या होता है? पोलोनियम हो जाता है। ये लो बच्चे हो गए आपके 7। ये जो हो गए 7, इनको एक बार फिर से देख लीजिएगा कौन कौन से 7 हैं, कौन कौन से 7 हैं। जरा एक बार आप गौर फरमा लीजिएगा कि कौन कौन से 7 हैं। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, बोरॉन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है और कौन है? पोलोनियम है। टेल्यूरियम है और कौन है? पोलोनियम है। ओके, क्लियर हो जाएगी बात? बोलो बच्चे, इतनी बात क्लियर हो गई है? फटाफट देख लीजिए, क्लियर है। अब आप देखो कि इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण मिल रहे हैं। धातु और अधातु दोनों के क्या मिल रहे हैं? गुण मिल रहे हैं। मैं अभी आपको पढ़ाता चलूंगा, आपको बताता चलूंगा कि जो धातुएं होती हैं, जो धातुएं होती हैं, ये क्या होती हैं? ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं की बात करें तो जो धातुएं होती हैं, ये क्या होती हैं? ये होती हैं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक। विद्युत एवं, विद्युत एवं ऊष्मा की, विद्युत एवं ऊष्मा की, विद्युत एवं ऊष्मा की, विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक, ठीक है। ये क्या होती हैं? विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। यानी कि आप इनको बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। और यदि आप अधातुओं की बात करें, यदि आप किसकी बात करें? अधातुओं की बात करें, तो अधातुएं इसका जस्ट अपोजिट होंगी। अधातुएं क्या होंगी? जस्ट इसका अपोजिट होंगी। क्या होंगी वो होंगी विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक। विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती हैं? विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अब ये मत सोचिएगा कि इसमें कोई अपवाद हो तो अपवाद बोलकर आप इस लाइन को हमारी बोले कि सर आप क्या बता रहे हैं, हमने तो ये पढ़ा है। नहीं नहीं, बात समझिए मेरी बात। जनरल बातें की जाती हैं। कैसी बातें की जाती हैं? जनरल बातें की जाती हैं जो 99% केसेस में क्या हो? सही हो, ठीक है। और अपवाद के लिए तो हम लोग अलग से पढ़ेंगे ही ना। तो यहाँ पर जो धातुएं होती हैं, इनको आप क्या कहते हैं? विद्युत एवं ऊष्मा की, विद्युत एवं ऊष्मा की आप क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा की आप क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। इनको आप इंग्लिश में बोलते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश भी सुन लीजिएगा। सुचालक को आप क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। सुचालक को आप क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। और इनको कुचालक को आप क्या बोलते हैं? कुचालक को आप बोलते हैं इंसुलेटर। कुचालक को आप क्या बोलते हैं? कुचालक को आप बोलते हैं इंसुलेटर। कुचालक को आप क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। कुचालक को आप क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। कुचालक को आप क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। अब चूंकि जो उपधातुएं हैं, इनमें दोनों के गुण मिल रहे हैं, यानी कि अधातु और धातु दोनों के गुण मिल रहे हैं। तो जो इन दोनों के गुणों को रखेगी, है ना, इन दोनों के गुणों को रखेंगी कौन? उपधातुएं। इन दोनों गुणों को कौन रखेंगी? उपधातुएं रखेंगी। तो उपधातुएं जो होती हैं, ना तो सुचालक होंगी,
ना तो कुचालक होंगी, ये दोनों इनके बीच की होंगी, यानी कि ये क्या होती हैं, इनको आप बोलते हैं अर्धचालक। इनको आप क्या बोलते हैं बच्चे, अर्धचालक बोलेंगे। तो कभी आपको चार ऑप्शन देकर पूछे कि इनमें से अर्धचालक के रूप में कौन प्रयोग किया जाएगा, अर्धचालक को आप इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कंडक्टर। अर्धचालक को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। तो इनमें से कौन है जो अर्धचालक के रूप में प्रयोग किए जाएंगे, अर्धचालक के रूप में कौन प्रयोग किए जाएंगे, ये उपधातुएं प्रयोग की जाएंगे, अर्धचालक। और अर्धचालक का बहुत ज़्यादा यूज है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। किसमें यूज है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इनका क्या है, इस्तेमाल है, यूज है। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो पा रही है कि नहीं बात, बोलो फटाफट, क्या बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में इनका बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ज़्यादा इनका उपयोग है, अर्धचालक के रूप में उपधातुएं प्रयोग की जा रही हैं। अब मैं आपसे वो नोट शेयर करना चाहता हूं जो आपके पेपर में जरूर से जरूर पूछा जाता है। आपसे वो नोट शेयर करना चाहता हूं जो आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है। क्या है वो नोट, तो पहले पहले नोट पर आइएगा। सबसे बात आती है सबसे हल्की धातु की, सबसे हल्की धातु जरूर से जरूर पूछेगा पेपर में, सबसे हल्की धातु। अब यदि हल्की है तो इसका अपोजिट भी करना चाहिए, क्या होना चाहिए, सबसे भारी धातु भी होनी चाहिए, सबसे भारी धातु भी होना चाहिए। समझ पा रहे हो, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा सबसे भारी धातु, क्या हो जाएगा, सबसे भारी धातु हो जाएगा। बोलो क्लियर है, सबसे भारी धातु हो जाएगा। सबसे हल्की धातु भी हम लोग देखेंगे, सबसे भारी धातु भी देखेंगे, ठीक है। अब जो धातुएं होती हैं जनरली नॉर्मली नॉर्मली क्या होती हैं, कठोर होती हैं। तो सबसे कठोर धातु मतलब उनमें भी सबसे कठोर कौन होगी, सबसे कठोर धातु कौन होगी, सबसे कठोर धातु यानी कि हार्डेस्ट मेटल है ना, सबसे कठोर धातु कौन सी होगी, सबसे कठोर धातु कौन सी होगी, सबसे कठोर धातु। और चौथे नंबर पर क्या होगा, सबसे कमजोर धातु, सबसे, हाँ कठोर के बाद सबसे इसका अपोजिट होगा सबसे मुलायम धातु। ये चार पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये जितने भी मैं लिखूंगा ना, ये सारे के सारे क्या है आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, एकदम बखूबी आप इन सब चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। सबसे नाम आया किसका, सबसे मुलायम धातु का, किसका नाम आया, सबसे मुलायम धातु का नाम आया। इसके बाद पांचवें नंबर पर आएगा क्या, पांचवें नंबर पर आएगा आपका जो धातुएं होती हैं सामान्यता या जनरली ठोस अवस्था मिलती हैं। यदि हम लोग बात करें सामान्य ताप एवं दाब पर, या बात करें हम लोग रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर, तो जो धातुएं होती हैं ये कैसे अवस्था मिलती हैं, ये मिलती हैं ठोस अवस्था में। किसे मिलती हैं, ठोस अवस्था मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि एक ऐसी धातु भी है जो द्रव अवस्था मिलेगी, है ना। तो आप यहाँ पर कहेंगे द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, ठीक है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। 6 नंबर पर बात करेंगे, 6 नंबर पर बात करेंगे सर्वाधिक, सर्वाधिक तन्य धातु, सर्वाधिक तन्य धातु। ये सारी चीजें मैं आपसे बहुत अच्छी तरीके से आगे क्लियर करूंगा, अभी आप बस नोट पढ़ते चलो, नोट मेरे साथ पढ़ते चलो। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, सर्वाधिक तन्य धातु, सर्वाधिक तन्य धातु। तन्य का मतलब होता है डक्टाइल, जिसको खींच कर क्या किया जा सके, तार बनाया सके। धातु में गुण मिलता है तन्यता का, धातु में गुण मिलता है किसका, तन्यता का, कि धातुओं खींचकर क्या किए जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं को खींचकर उनसे तार बनाए जा सकते हैं, तो ये गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाती है, तन्यता कहलाता है। और ऐसी धातु क्या कहलाती है, तन्य धातु कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तन्य धातु। आपसे यहाँ पूछा गया सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, ठीक है। आ जाओ, ये सब आंसर करने हैं अभी आपको, आप सोचो, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको, अभी सब आंसर करने हैं आपको, ओके ओके। ये अब 7वें नंबर पर देखिएगा,
सर्वाधिक तन्य धातु हो गई। तो अब बात करेंगे सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है? जिसको पीट पीट कर चादरों के रूप में आसानी से परिवर्तित किया सके, तो वो क्या हो जाएगी? सर्वाधिक आघात वर्धनीय हो जाएगी। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? आघात वर्धनीयता का मतलब ये होता है, आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु। ठीक है, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु, यानी कि इसको आप बोलते हैं मेलिएबल। क्या बोलते हैं? मेलिएबल बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड समझ लीजिएगा। तन्य को आप बोलते हैं डक्टाइल और आघात वर्धनी को आप बोलते हैं मेलिएबल। क्या बोलते हैं? मेलिएबल बोलते हैं। आघात वर्धनी को आप क्या बोलते हैं? मेलिएबल बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु, ये आप अभी बताओगे, सारी चीजें आप बताओगे। बोलो, क्लियर हो रही है बात? अब जो धातुएं होती हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? अधिक होते हैं, एकदम हाई होते हैं। तो सर्वाधिक गलनांक किस धातु का है? सर्वाधिक गलनांक वाली धातु। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप यहाँ पर पा रहे हैं, उनको ध्यान से आप पढ़ते चलेगा। सर्वाधिक गलनांक वाली धातु, सर्वाधिक गलनांक गलनांक सर्वाधिक गलनांक वाली धातु, ठीक है ना? सर्वाधिक गलनांक वाली धातु, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? सर्वाधिक हो, सबसे ज्यादा हो। ठीक है, नाइन्थ नंबर पर देखिए, नाइन्थ नंबर पर देखिए, न्यूनतम न्यूनतम आघात वर्धनीय धातु, न्यूनतम आघात वर्धनीय धातु, जिसकी आघात वर्धनीयता क्या हो? न्यूनतम हो, न्यूनतम आघात वर्धनीय धातु। ठीक है, ये आपको बताना है। और सबसे लास्ट में आपको ये बताना है, ये 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पक्के हो गए बच्चे। 10 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा आपने क्या कर लिया है, बहुत बड़ा एकदम आपने पोर्शन कवर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आप 10वें नंबर पर बात करेंगे किसकी? विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु, विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु। ठीक है, विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु, विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु, इसको आप ध्यान रखिएगा। विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु, ये आप ध्यान रखिएगा। आइए यहाँ पर प्रश्नों को कर लिया जाए, यहाँ पर क्या कर लिया जाए? प्रश्नों को कर लिया जाए। फटाफट देखिएगा, फटाफट देखिएगा क्या है। सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु, सबसे कठोर धातु, सबसे मुलायम धातु, ये सब आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, ऐसे ही आपको प्रश्न मिलते हैं। सबसे हल्की धातु की बात करें तो जब आप आवर्त सारणी देखते हैं, क्या देखते हैं? आवर्त सारणी देखते हैं, तो आवर्त सारणी की जो शुरुआत है वो अधातु अधातु से होती है, जो कि हाइड्रोजन है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? अक्रिय गैस, जो कि एक अधातु है, हीलियम होता है। तीसरे नंबर पर नाम आता है लिथियम का। तीसरे नंबर पर नाम किसका आता है? लिथियम का नाम आता है, लिथियम, है ना? तीसरे नंबर पर कौन आता है? लिथियम आता है, लिथियम। जो लिथियम है, लिथियम, इसका सिंबल रहेगा Li। ये सबसे क्या हो जाती है? सबसे हल्की धातु हो जाती है। फिर नाम आता है किसका? सबसे भारी धातु में ऑस्मियम, सबसे भारी धातु में क्या हो जाएगा? ऑस्मियम हो जाएगा, ऑस्मियम। ऑस्मियम को आप प्रेजेंट करेंगे किससे? OS से। ऑस्मियम को आप प्रेजेंट करेंगे किससे? OS से। ऑस्मियम को आप प्रेजेंट किससे करेंगे? OS से प्रेजेंट करेंगे। सबसे कठोर धातु की बात करें तो सबसे कठोर धातु क्या हो जाएगी? प्लेटिनम हो जाएगी। सबसे कठोर धातु क्या हो जाएगी? प्लेटिनम हो जाएगी। PT आप सिंबल देंगे। अच्छा, धातुएं जो होती हैं जनरली नॉर्मली क्या होती हैं? कठोर ही होती हैं। धातुएं जनरली नॉर्मली क्या होती हैं? कठोर ही होती हैं। लेकिन 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 इनमें कुछ ऐसी धातुएं हैं जो कठोर नहीं है, जो सबसे मुलायम धातुएं कह देते हैं। क्योंकि आप एक चीज बताइए, पूरा का पूरा एकदम ग्रुप एकदम वीरों का हो और उसमें दो चार लोग क्या हो जाएं, दो चार लोग एकदम कायर निकल जाएं, तो कहेंगे देखो नकली वीर जा रहे हैं। ये कौन है? वीरों के ग्रुप में तो हैं लेकिन नकली है ना? तो ऐसे ही यहाँ पर धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं। धातुएं 99% केसेस में कठोर हमेशा मिलेंगी, लेकिन कुछ धातुएं हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सिंबल देंगे, आप सिंबल से पहचान जाएंगे। नकली,
ये देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, नकली लिखा हुआ है, ये नकली लिखा हुआ है, नकली। नकली में देखो कौन कौन आ जाएगा, Na मतलब सोडियम, Na मतलब सोडियम हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। Na मतलब सोडियम हो जाएगा, यस कि नो, यस ना, ठीक है। फिर K में क्या हो जाएगा, K में हो जाएगा पोटेशियम, K में क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम या पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम हो जाएगा। फिर क्या होगा यहाँ पर, फिर क्या होगा, फिर Li में क्या होगा, Li में बोलो बच्चे, Li में क्या होगा, Li में क्या होगा, तो Li को तो अभी तो देख चुके हो ना, Li मतलब क्या होगा, लिथियम, Li का मतलब क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, Li मतलब क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, लिथियम, ठीक है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, ठीक है ना। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, ये है मरकरी, ये कौन है, मरकरी है, मरकरी यानी कि पारा, मरकरी यानी कि पारा। सिंबल क्या दोगे इसको, मरकरी या पारे को सिंबल क्या दोगे, Hg दोगे, मरकरी या पारे को सिंबल क्या दोगे, Hg दोगे, मरकरी या पारे को सिंबल क्या दोगे, Hg दोगे, बोलो हाँ या ना, ठीक है। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, तो सर्वाधिक तन्य धातु जो है डक्टाइल बोलेंगे। जैसे डक्टाइल का मतलब क्या है, जिसको खींचकर तार बनाया जा सके, तो सर्वाधिक तन्य धातु है सोना। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, सोना है, सोना, गोल्ड है, गोल्ड बच्चे, गोल्ड है ना, गोल्ड। सोना का सिंबल क्या रहेगा, Au यानी कि औरम होगा, औरम, ठीक है, Au हो जाएगा। और सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, जिसको हथौड़े की चोट से पीट कर उसे सीड्स के रूप में कन्वर्ट किया सके, यानी कि उसको आप कह सकते हैं किसके रूप में, चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सके, वो क्या है, वो भी सोना ही है। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु में कौन आएगा, सोना आएगा। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु में किसका नाम आता है, सोना का नाम आता है। सोना बोले तो Au, सोना बोले तो Au, सोना बोले तो Au, बोलो बच्चे हाँ या ना। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन है, सोना यानी कि Au है, ठीक है। फिर सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है, सर्वाधिक गलनांक वाली धातु समझिएगा, सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है, तो सर्वाधिक गलनांक वाली धातु का नाम है, सर्वाधिक गलनांक वाली धातु का नाम है टंगस्टन, जिसका यूज आप कहाँ करते हैं, बल्ब के फिलामेंट पे करते हैं। टंगस्टन बोले तो सर्वाधिक गलनांक वाली धातु क्या हो जाएगी, टंगस्टन। इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये क्या होती है, गलती है। निम्नतम या न्यूनतम आघात वर्धनीय धातु होती है जिंक यानी कि जस्ता। न्यूनतम आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, जिंक यानी कि जस्ता। न्यूनतम आघात वर्धनीयता किसकी होती है, न्यूनतम आघात वर्धनीयता होती है किसकी, जिंक यानी कि जस्ते की। किसकी होती है, जिंक यानी कि जस्ता। जस्ता बोले तो, जस्ता बोले तो जिंक है ना, जस्ता बोले तो जिंक, जिंक बोल दीजिए और सिंबल दे दीजिए Zn, सिंबल दे दीजिएगा Zn, ठीक है। और इसके बाद है विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु। विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु जो है, विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु ये कौन है, ये है चांदी। कौन है, चांदी है। विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है, चांदी है। तो ये आपने जो प्रश्न कर लिए ना, आप समझ लीजिए कि आपके एग्जाम ने आपके एग्जाम में एक नंबर यहाँ से पक्का हो गया, एक नंबर यहाँ से क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है। बोलो बच्चे क्लियर है, ये वाली बातें आपको क्लियर हो गई हैं। चलो आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के धातुओं के भौतिक गुण, समझ पा रहे हो, धातुओं के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण। पहला समझिएगा कि जो धातुएं होती हैं, जो धातुएं होती हैं ये किस अवस्था में होती हैं, तो पहली बात है कि धातुओं की जो अवस्था है, धातुएं जो हैं सामान्य ताप एवं दाब पर, अवस्था यानी कि स्टेट, धातुएं सामान्य ताप एवं दाब पर, धातुएं सामान्यता, धातुएं सामान्य ताप एवं दाब पर, एनटीपी बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सामान्य ताप एवं दाब पर धातुएं जो हैं सामान्य ताप एवं दाब पर क्या होंगी, यहाँ पर आप लिखोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कितना भी कम समझ में
पहले से आया हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए। एन का मतलब है नॉर्मल, टेम्परेचर का मतलब है ताप, ठीक है, सामान्य ताप एवं दाब। प्रेशर का मतलब क्या है? दाब। सामान्य ताप एवं दाब, सामान्य ताप एवं दाब, ठीक है। अवस्था, धातुएं जो होती हैं ये किस अवस्था में मिलती हैं? ये मिलती हैं ठोस अवस्था में। किस अवस्था में मिलती हैं? ठोस अवस्था होती है। धातुएं सामान्यतः किस अवस्था में रहती हैं? सामान्यतः यानी कि सामान्य ताप एवं दाब पर ठोस अवस्था में रहती हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद रहेगा, यहाँ पर एक क्या रहेगा? अपवाद रहेगा। अभी आपने देखा था कि एक धातु जो थी जिसको हम लोगों ने कहा था कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मरकरी या पारा है। तो मरकरी या पारा के बारे में आपको ध्यान रखना है। अपवाद एक्सेप्शन है कि मरकरी या पारा है ना, मरकरी या पारा जो है, मरकरी या पारा, ठीक है, मरकरी या फिर पारा जो कि सिंबल एच जी देते हो, आप क्या देते हो? एच जी देते हो। ये आपको क्या मिलेगी? ये एनटीपी पर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किस पर आएगी? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किस पर आएगी? या कह सकते हैं, या इसी को और दूसरी और तरीके से कैसे कह सकते हैं? कमरे के ताप पर। वैसे कमरे का ताप कितना लिया जाता है ये भी ध्यान रखना है। कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, ठीक है ना, कमरे के ताप पर क्या रहेगी? ये द्रव अवस्था में रहेगी। किस अवस्था में रहती है? द्रव अवस्था में रहती है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? द्रव धातु बोलते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए हम लोग पारा या मरकरी को क्या बोलते हैं? द्रव धातु बोलते हैं। पारा या मरकरी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव धातु बोलते हैं। बोलो बच्चे, क्लियर है? पारा या मरकरी को आप क्या बोलते हैं? द्रव धातु बोलते हैं। पारा या मरकरी को आप क्या बोलते हैं? द्रव धातु बोलते हैं। बोलो फटाफट, क्या इतनी बात क्लियर है? जल्दी से आप लोग आंसर करिए। पारा या मरकरी को आप क्या बोलते हैं? द्रव धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव धातु बोलते हैं। बोलो बोलो, आंसर करो। क्या क्लियर है सब कुछ? क्या क्लियर है सब कुछ ये वाली बात? यस, आई होप कि ये क्लियर होगा सब कुछ। और अभी नहीं क्लियर होगा तो फिर कब क्लियर होगा? अब तो सब क्लियर कर लेना है, अब तो सब क्लियर कर लेना है। ये हो गया पहला, ये हो गया पहला, ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा देखिएगा, दूसरा 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 पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो धातुएं होती हैं ये चमकदार होती हैं। धातुओं में क्या होती है? उनमें एक चमक होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? धात्विक चमक बोलते हैं, यानी कि मेटालिक लस्टर। धातुएं कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। धातुओं में क्या होती है? अपनी चमक होती है, मेटालिक लस्टर होता है। तो धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। तीसरा पॉइंट यदि आप देखेंगे यहाँ पर, तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट ये है कि धातुएं जो होती हैं ये यदि कहीं पर भी लड़ती हैं या गिरती हैं या फिर आपस में टकराती हैं तो धातुएं क्या उत्पन्न करती हैं? ध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? ध्वनि उत्पन्न करती हैं, यानी कि धातुएं क्या होती हैं? ध्वनिक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? ध्वनिक होती हैं, ध्वनिक। धातुएं कैसी होती हैं? धातुएं होती हैं ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब है सोनोरस। धातुएं क्या उत्पन्न करती हैं? धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। याद रखिएगा, धातुएं क्या उत्पन्न करती हैं? धातुएं जो हैं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। बोलो क्लियर है? चौथा पॉइंट देखिए, धातुएं जो होती हैं सामान्यतः कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। धातुएं जो होती हैं सामान्यतः कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। इसको हम लोग बोलेंगे कि धातुओं में कौन सा गुण मिलता है? हार्डनेस का, या फिर आप कह सकते हैं कठोरता गुण मिलता है। सामान्यतः क्या होती हैं? कठोर होती हैं। धातुएं सामान्यतः, याद रखिएगा, धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। धातुएं सामान्यतः, जनरली, नॉर्मली, यस ना, जनरली, नॉर्मली, सामान्यतः कैसे होती हैं? धातुएं सामान्यतः, सामान्यतः, धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? कठोर होती हैं।
लेकिन इसमें भी अपवाद है ना बच्चे, इसमें भी अपवाद है। और अपवाद के रूप में आप किन्हें याद किए हुए हैं? अपवाद के रूप में आप याद किए हुए हैं नकली को। किसे याद किए हुए हो? नकली को याद किए हो। ये धातुएं क्या होती हैं? ये धातुएं मुलायम होती हैं, अत्यंत मुलायम। और इतनी मुलायम है बच्चे, इतनी मुलायम है, अत्यंत मुलायम, इतनी मुलायम है। कितनी मुलायम है? इतनी मुलायम है कि ये क्या कर सकती हैं? ये चाकू से भी कट सकती हैं, अत्यंत मुलायम। इन्हें क्या कर सकते हैं? इन्हें इन्हें चाकू से भी, इन्हें चाकू से भी, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। 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 बोलो बच्चे, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। बोलो, हो जाएगा? अच्छा, और आ जाओ। जो धातुएं होती हैं उनमें आघात वर्धनीयता का गुण मिलता है। धातुओं में कौन सा गुण मिलता है? आघात वर्धनीयता का गुण मिलता है। आघात वर्धनीयता का मतलब समझ लीजिएगा क्या है। आघात वर्धनीयता का मतलब समझ लीजिएगा क्या है। इनको आप इंग्लिश में इसको आप बोलते हैं मैलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी। मैलिबिलिटी का मतलब क्या है? आघात वर्धनीयता है। और आघात वर्धनीयता का मीनिंग क्या होता है? हथौड़े की चोट से, हथौड़े की चोट से, हथौड़ों हथौड़े हथौड़े कहीं मत चलाओ, एक ही चलाओ। हथौड़े की चोट से, हथौड़े की चोट से, हथौड़े की चोट से, ध्यान रखिएगा, हथौड़े की चोट से, हथौड़े की चोट से, हथौड़े की चोट से धातुओं का चादरों के रूप, धातुओं का चादर के रूप में परिवर्तित होना। धातुओं का चादर, धातुओं का चादर के रूप में, धातुओं का चादर के रूप में, चादर के रूप में परिवर्तित होना। धातुओं का चादर के रूप में परिवर्तित हो जाने का गुण, परिवर्तित हो जाने का गुण। ठीक है, धातुओं का चादर के रूप में परिवर्तित हो जाने का, परिवर्तित हो जाने का गुण क्या कहलाता है? परिवर्तित हो जाने का गुण कहलाता है, परिवर्तित हो जाने का गुण क्या कहलाता है बच्चे? परिवर्तित हो जाने का गुण कहलाता है आघात वर्धनीयता। क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। सुन लीजिएगा पहले ध्यान से। हथौड़े की चोट से धातुओं का चादर के रूप में परिवर्तित हो जाने का गुण। ठीक है, हथौड़े की चोट से धातुओं का चादर के रूप में परिवर्तित हो जाने का गुण क्या कहलाता है? हथौड़े की चोट से धातुओं का चादर के रूप में परिवर्तित हो जाने का गुण कहलाता है आघात वर्धनीयता। क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। बोलो बच्चे, समझ पा रहे हो? क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। जैसे यदि आप देखेंगे कि भोजन, आजकल हम लोग क्या करते हैं, भोजन को पैक करने के लिए, फूड को पैक करने के लिए एल्युमिनियम फॉयल का यूज करते हैं। जो पॉलीथीन होती हैं वो भी एल्युमिनियम की बनी होती हैं। इससे क्या होता है कि भोजन लंबे समय तक गर्म रहता है। भोजन लंबे समय तक क्या रहता है? गर्म रहता है। ठीक है, लंबे समय तक गर्म रहेगा। तो हथौड़ी की चोट से धातु का चादर के रूप में परिवर्तित हो जाने का गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है, मेलिएबिलिटी कहलाता है। और जो क्या होगा, जो ऐसा गुण प्रदर्शित करेगा वो आघात वर्धनीय हो जाएगा, मेलिएबल हो जाएगा। और हम बोलते हैं सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सोना है। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सर्वाधिक आघात वर्धनीय। ठीक है ना, जिसमें कि चादरों के रूप में परिवर्तित होने का गुण सर्वाधिक मिलता है। सर्वाधिक आघात वर्धनीय, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु जो है ये कौन सी है? सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है बच्चा? सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु जो है वो कौन सी है? वो है पहले नंबर पर सोना। पहले नंबर पर क्या है? सोना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर आता है चांदी। दूसरे नंबर पर कौन आता है? चांदी आता है। यदि सोने की बात करें, सोने की बात करें तो 20 लाख, है ना,
20 लाख चादरें यदि सोने की बिछा दी जाए, 20 लाख चादर है ना, 20 लाख चादरों की मोटाई मात्र कितनी होगी? 20 लाख चादरों की मोटाई मात्र होगी 1 सेंटीमीटर। 20 लाख चादरों की मोटाई कितनी होगी? मात्र 1 सेंटीमीटर होगी। इतनी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं किससे? सोने से। इतनी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं किससे? सोने से। तो आप समझ पा रहे हो, इतनी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं किससे? सोने से बनाई जा सकती हैं। ठीक है, सोने से बनाई जाती हैं। तो मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन हो जाता है? मोस्ट मैलिएबल मेटल हो जाता है सोना। मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन हो जाता है? सोना हो जाता है। ठीक है, मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन हो जाता है? सोना हो जाता है। अच्छा, अच्छा, यदि कम की बात करें, यदि न्यूनतम आघात वर्धनीय धातु की बात करें, न्यूनतम आघात वर्धनीयता किस धातु में होगी? न्यूनतम। ठीक है, तो ये वाली बात हम कर चुके हैं, ये अपवाद के रूप में है। धातु में आघात वर्धनीयता गुण मिलता है, लेकिन यहाँ पर अपवाद कौन है बच्चे? यहाँ पर अपवाद के रूप में कौन है? यहाँ पर अपवाद के रूप में ध्यान रखिएगा, जो धातु में आघात वर्धनीयता गुण नहीं मिलेगा, अपवाद के रूप में कौन आता है? जिंक आता है। जिंक यानी कि जस्ता, जस्ता यानी कि जडन, जस्ता यानी कि जडन आता है। जस्ता यानी कि कौन आता है? जडन आता है। जस्ता यानी कौन आता है? जडन आता है। बोलो हाँ या ना। आ जाओ, फिर आ जाओ। अब बात करते हैं हम लोग, जो धातुएं होती हैं इनमें तन्यता का गुण भी मिलता है। धातु में कौन सा गुण मिलता है? तन्यता का गुण भी मिलता है। तन्यता का गुण, तन्यता यानी कि आप बोलेंगे इसको डक्टिलिटी। तन्यता को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। तन्यता को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी। तन्यता को आप क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। बोलो, समझ पा रहे हैं? क्या होता है डक्टिलिटी का मतलब? कि धातुओं को खींचकर उनसे तारों का बनना या बनाना, धातुओं को खींचकर तारों के रूप में परिवर्तित करने का गुण है ना। धातुओं को खींचकर, धातुओं को खींचकर, खींचकर धातुओं को खींचकर, धातुओं को खींचकर उनसे, धातुओं को खींचकर उन्हें, उन्हें तारों के रूप में, तारों के रूप में, तारों के रूप में परिवर्तित करने का गुण। धातुओं को खींचकर उन्हें तारों के रूप में परिवर्तित करने का गुण क्या कहलाता है? धातुओं को खींचकर उन्हें तारों के रूप में परिवर्तित करने का गुण क्या कहलाता है बच्चे? फटाफट बता दीजिएगा। धातुओं को खींचकर उन्हें तारों के रूप में परिवर्तित करने का गुण क्या कहलाता है? परिवर्तित करने का गुण कहलाता है तन्यता। ठीक है, परिवर्तित करने का गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। सर्वाधिक तन्य धातु की बात करें, सर्वाधिक तन्य धातु की बात करें तो सर्वाधिक तन्य धातु में नाम किसका आता है? सबसे पहले नाम आएगा चांदी, सॉरी, सबसे पहले नाम आएगा सोने का। किसका नाम आएगा? सोना। एयू मतलब सोना, पहचान ले रहे हो ना? एयू मतलब सोना। और दूसरा नंबर कौन आएगा? चांदी आएगा। एजी मतलब चांदी। और सुनिएगा ध्यान से, एक बात, मेरी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। क्या सुनना है? कि यदि आप 1 ग्राम सोना लेंगे, यदि आप 1 ग्राम गोल्ड लेंगे, तो 1 ग्राम गोल्ड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कितने में? 1 ग्राम गोल्ड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक 3 किलोमीटर लंबी तार में। 3 किलोमीटर लंबी तार, समझ रहे हो? बहुत लंबी हो जाएगी। 1 ग्राम गोल्ड से आप 3 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। और 1 ग्राम यदि आप क्या ले लें, 1 ग्राम यदि आप सिल्वर ले लें यानी कि चांदी ले लें, 1 ग्राम सिल्वर ले लें यानी कि चांदी ले लें, तो आप क्या कर सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं। ये है तन्यता का गुण। ये क्या है? ये है तन्यता का गुण, है ना? ये है तन्यता का गुण। बोलो बच्चे, ये है तन्यता का गुण है। फटाफट बताइए, क्या इतनी बात क्लियर है बच्चे? क्या इतनी बात क्लियर है? टेल मी, टेल मी, टेल मी, क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? यदि इतनी बात क्लियर है तो फिर हम लोग आगे चलेंगे और आगे चीज़ों को समझेंगे।
अब आता है नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी आती है कौन सी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि जो धातुएं होती हैं ये विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। जो धातुएं होती हैं ये विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पर। विद्युत एवं ऊष्मा, विद्युत एवं ऊष्मा चालकता, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जो विद्युत होती हैं, सॉरी, जो धातुएं होती हैं, धातुएं जो होती हैं ये क्या होती हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की यानी कि विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? सुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है? सुचालक होती हैं। सर्वाधिक सुचालक धातु में नाम आता है किसका? सर्वाधिक सुचालक धातु में, सर्वाधिक सुचालक धातु, सर्वाधिक सुचालक धातु, सर्वाधिक सुचालक धातु में नाम किसका आता है? सर्वाधिक सुचालक धातु में नाम आता है, बेटा ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक सुचालक धातु में नाम किसका आता है? नाम आता है चांदी का। नाम किसका आता है? चांदी का। विद्युत की, ऐसे लिखेंगे, विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु, विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु कौन है? विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु है चांदी। पहले नंबर पर कौन आएगा? चांदी आता है, यानी कि सिल्वर आता है, एजी आता है, और दूसरे नंबर पर आता है तांबा। आप कहेंगे सर यदि विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु चांदी है तो हम लोग तांबे के तार क्यों बनाते हैं? यदि विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु कौन है? यदि विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु, यदि विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु चांदी है तो हम तांबे के तार क्यों बनाते हैं? तो रीजन समझ लीजिएगा कि चांदी तो सर्वाधिक चालक है, यानी कि चांदी की चालकता सर्वाधिक होती है, लेकिन हम लोग जो विद्युत तारे, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाते हैं वो किसके बनाते हैं? तांबे के बनाते हैं, क्योंकि कंपेयर टू चांदी तांबा बहुत सस्ता मिलता है। चांदी की अपेक्षा तांबे की जो कीमत होती है बहुत कम होती है, और यदि तांबे की चोरी भी हो जाती है, बहुत जगह पर चोरी हो जाती है। अच्छा, आप मुझको बताइए कि चांदी, सोना ये सब प्राप्त करना कितना कठिन है, और यदि आप तारों में चांदी का प्रयोग कर देंगे, चांदी के भंडार भी कम है, और यदि आप चांदी का प्रयोग कर देंगे तो बताइए चांदी की तो चोरी होने लगेगी, चांदी की तो चोरी होने लगेगी। तो फिर हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे? बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो भले चांदी की चालकता, भले चांदी की चालकता क्या है? सर्वाधिक है, भले चांदी की चालकता सर्वाधिक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, भले चांदी की चालकता सर्वाधिक है लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक वायर्स में तांबे का यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कॉपर का यूज करते हैं, कॉपर का। ठीक है, यहाँ चांदी के लिए एयू इस्तेमाल कर दीजिए और कॉपर के लिए सीयू इस्तेमाल कर दीजिए, सिंबल भी आपको थोड़ा आना चाहिए। यहाँ पर अपवाद आता है, यहाँ पर देखिएगा अपवाद आता है, अपवाद को भी देख लीजिए। एक नाम है एच, एक नाम क्या है? एच, नाम से तो वाकिफ होंगे ही, पारा या मरकरी, और एक नाम है पीबी यानी कि लेड यानी कि सीसा। चलो मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। पारा, और ये क्या है? मरकरी, ये क्या है? मरकरी। ठीक है, पारा और ये क्या है? मरकरी, एच और पीबी। ठीक है, एच और पीबी, एच, पारा और पीबी क्या है? मरकरी। ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ऊष्मा के कुचालक। ऊष्मा के क्या हो जाएंगे? कुचालक हो जाएंगे, यानी कि इंसुलेटर हो जाए, सॉरी ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे इंसुलेटर ऑफ हीट, इंसुलेटर ऑफ हीट हो जाएंगे। ऊष्मा के क्या हो जाएंगे? कुचालक हो जाएंगे। ऊष्मा के क्या हो जाएंगे? कुचालक हो जाएंगे। बोलो बच्चे, ये क्या हो जाएंगे? ऊष्मा के कुचालक हो जाते हैं, ऊष्मा के कुचालक हो जाते हैं। 8 नंबर पर प्रॉपर्टी देखिएगा क्या आती है। 8 नंबर पर प्रॉपर्टी क्या आती है? 8 नंबर पर आती है गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक।
गलनांक एवं क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक। ठीक है, वैसे तो क्या होता है कि जो धातुएं होती हैं इनके गलनांक और क्वथनांक हमेशा क्या रहेंगे, उच्च रहेंगे। इसको आप बोलेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक। ये गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। जो धातुएं होती हैं सामान्यतः जनरली, जनरली, जनरली गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक ये क्या रहते हैं, हाई रहते हैं, उच्च रहते हैं, हाई रहते हैं, उच्च रहते हैं। और यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए उच्च गलनांक वाली धातु कौन सी है, या सर्वाधिक गलनांक वाली धातु। ठीक है, सर्वाधिक गलनांक वाली धातु, सर्वाधिक गलनांक, सर्वाधिक गलनांक वाली धातु, सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है ना, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल कौन है, टंगस्टन है, टंगस्टन, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन जिसको आप क्या बोलते हैं, डब्लू बोलते हैं, टंगस्टन जिसको आप क्या बोलते हैं, डब्लू बोलते हैं, टंगस्टन जिसको आप क्या बोलते हैं, डब्लू बोलते हैं। और ये किस में यूज किया जाता है, बल्ब के फिलामेंट में, बल्ब के फिलामेंट में, बल्ब के फिलामेंट में। ठीक है, बल्ब के फिलामेंट में उपयोग होगा इसका, बल्ब के फिलामेंट में उपयोग, बल्ब के फिलामेंट में उपयोग हुआ। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अपवाद भी होता है, यहाँ पर क्या होता है, अपवाद भी होता है। अपवाद के रूप में आप किसकी बात करते हैं, गैलियम और सीजियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गैलियम और सीजियम की बात करते हैं, जिनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। अपवाद के रूप में, अपवाद के रूप में यानी एक्सेप्शन के रूप में आप किसका उपयोग करते हैं, किसका नाम लेते हैं, अपवाद के रूप में आप नाम लेते हैं, अपवाद के रूप में आप नाम लेते हैं किसका, गैलियम और सीजियम का। Ga यानी कि गैलियम और Cs यानी कि सीजियम, गैलियम और सीजियम, गैलियम और दूसरा क्या है, दूसरा है सीजियम, गैलियम और दूसरा क्या है, दूसरा है सीजियम। गैलियम और सीजियम के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं, अच्छा, गैलियम और सीजियम के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं ये हाई की जगह पर क्या होते हैं, लो होते हैं, हाई की जगह पर क्या होते हैं, लो होते हैं। तो ये हो जाती हैं क्या, ये हो जाती हैं प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये क्या हो जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हो जाती हैं। यहाँ से आप नोट टाइप के या कह सकते हैं आप फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी हद तक मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर कवर कर दी हैं। ठीक है, फिर भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चंस को आप यूटिलाइज करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। जितना क्वेश्चन पढ़ेंगे, जितना क्वेश्चन करेंगे, वही जो कॉन्सेप्ट है, जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, ये उतने ही अच्छे से आपको समझ में भी आएंगी। साथ ही साथ आपको ये भी फील होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको किस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में तो क्वेश्चन ही करने हैं, अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्या करने हैं, क्वेश्चन ही करने हैं। तो क्वेश्चंस के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, क्वेश्चंस के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद फिर आप यदि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो कॉन्सेप्ट है ये और आपके अंदर पहुंचता जाएगा और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं धातुओं के रासायनिक गुणों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।